हाय एवरीवन, प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग इस चैप्टर हैलोल्केन्स हैलोरीन से। और लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 23 तक जो है हमने कर लिया था। अब आता है क्वेश्चन नंबर 24। कह रहा है रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलाइड्स इन डिहाइड्रोहैलोजिनेशन मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन में। ठीक है, और ये 4 ऑर्डर दिया हुआ है, मतलब ये 4 तरह के हैं। एक फ्लोरोअल्केन दिया हुआ है, एक ब्रोमोअल्केन है, हाइड्रोअल्केन है, क्लोरोअल्केन है, ऐसे समझ लो। इन चारों को अरेंज कर दो बस। देखो साफ साफ यहाँ लिख चुका है कि डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन है, मतलब कि हाइड्रोजन हैलोजन हटेगा। क्या पढ़े हम लोग, हाइड्रोजन हैलोजन का हटना कैसे हो पाता है? ऐसे हैलोजन यहाँ से बाहर, हाइड्रोजन का बॉन्ड यहाँ। अब यह हैलोजन ही तो डिसाइड करने वाला है ना, हैलोजन ही तो डिसाइड करने वाला है, क्योंकि इसका जो मैकेनिज्म हम पढ़े हैं E2 रिएक्शन का मैकेनिज्म कि दोनों एक साथ होता है, हाइड्रोजन का हटना और हैलोजन का हटना, ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होना। तो यह हैलोजन तो कहीं ना कहीं डिसाइड करने वाला है प्रोडक्ट के नेचर को। हैलोजन जितना आसानी से लीव करेगा वहाँ से, जितना आसानी से हटेगा, उतना आसानी से आगे रिएक्शन होने वाला है। और हैलोजन आसानी से हटेगा कब भाई? जब उसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, वीक होगा। और बॉन्ड वीक कब होगा? जब लंबा होगा। और लंबा कब होगा? जब हैलोजन का साइज सबसे बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा साइज वाला हैलोजन कौन होता है? आयोडीन। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा Ri, उससे कम RBr, उससे कम RCl और सबसे कम RF। आयोडीन वाला सबसे ज़्यादा। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? है ऑप्शन नंबर बी। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। बी इसका सही आंसर हो गया। इसके बाद का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट ज़बरदस्त क्वेश्चन है, 25 नंबर। अब ये क्या कह रहा है? 25 आइडेंटिफाई एक्स इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। एक रिएक्शन दिया हुआ है CH3 CHBr CHBr CH2 CH2 CH3 और एजेंट दे करके रखा है इन्होंने। नंबर 1 में सोडामाइड है और नंबर 2 में सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। ठीक है, प्रोडक्ट देखो 4 कौन कौन सा बनाया है। सो एक प्रोडक्ट बना दिया है CH3 CHBr CHNH2 CH2 CH2 CH3। फिर एक प्रोडक्ट है CH3 CH CH CH2 CH2 CH3। एक प्रोडक्ट बना दिया है CH3 CH C, इधर है CH2 CH2 CH3H। और D में इसने क्या करा है कि यहाँ से दोनों हैलोजन हटा करके NH2 जोड़ दिया है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बड़ा इम्पोर्टेंट और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। एलिमिनेशन रिएक्शन का क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझो ज़रा इस कंसेप्ट को, क्या है सो। सबसे पहले इसने हीट करा है इसे सोडामाइड के साथ। ठीक है, याद करो एक कन्वर्सन बनाए थे हम लोग जब चैप्टर का कर रहे थे ना NCERT प्रॉब्लम, प्रोपीन से प्रोपाइन। और उसमें से हमने पढ़ा था कि यदि ऐसे कोई विसिनल डाइहेलाइड है, विसिनल डाइहेलाइड बने अगल बगल कार्बन पे हैलोजन, और यदि ऐसे हेलाइड को हीट किया जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस से तो डबल डिहाइड्रोहैलोजिनेशन होता है। डबल डिहाइड्रोहैलोजिनेशन होगा। यदि इसे हीट करोगे तुम सोडामाइड से, जो कि वेरी स्ट्रॉन्ग बेस है,
जो कि वेरी स्ट्रॉन्ग बेस है, तो डबल डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा। ऐसे डबल डिहाइड्रोहेलोजिनेशन माने यहाँ का एक बार ब्रोमीन तो यहाँ का H, फिर यहाँ का ब्रोमीन तो यहाँ का H, और इस तरह से होगा क्या कि CH3 ऐसा CH3C बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। एक बार बॉन्ड आएगा एक हाइड्रोजन ब्रोमीन हटने से, फिर बॉन्ड आएगा एक हाइड्रोजन, एक और ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा CH2CH2CH3 यहाँ, माने फर्स्ट वाला रिएजेंट से प्रोडक्ट तुम्हारा ये बनेगा। अब कह रहा है कि इसका रिएक्शन हम करवा रहे हैं भाई सोडियम और लिक्विड अमोनिया। इस रिएजेंट को यदि पहचान पा रहे होगे, ये रिएजेंट हम हेलोअल्केन में नहीं पढ़े हैं, ये जब आप कर रहे थे अल्केन अल्कीन अल्काइन उस समय इस रिएजेंट को हम पढ़ा। और उस समय क्या पढ़े थे कि यह जो रिएजेंट है कोई भी अल्कली मेटल इन लिक्विड अमोनिया, याद रखोगे, कोई भी अल्कली मेटल यदि लिक्विड अमोनिया में हो तो यहाँ होता है बर्च रिडक्शन। क्या होता है? बर्च रिडक्शन। और ये बर्च रिडक्शन क्या कहता है कि यदि अल्काइन का रिडक्शन आप कर रहे हो इसका इस्तेमाल करके, तो द प्रोडक्ट विल ऑलवेज ट्रांस अल्कीन। नहीं याद होगा तो बता दे रहे हैं, इसको याद रखोगे कि अल्कली मेटल लिक्विड अमोनिया के साथ दिया हुआ है तो वह रिड्यूसिंग एजेंट है, और रिड्यूसिंग एजेंट होने का मतलब हुआ कि वह अल्काइन को पर्टिकुलरली रिड्यूस कर पाता है। हालांकि एरोमेटिक सिस्टम को भी करता है, लेकिन यदि अल्काइन दिया हुआ है तो इतना याद रख लेना कि उस अल्काइन को वह ट्रांस अल्कीन में बदलने वाला है। तो फिर क्लियर है प्रोडक्ट, देख लो आंसर। ट्रांस अल्कीन कौन सा है? बी नंबर। बी नंबर माने यहाँ से यह जो बना अल्काइन अभी ट्रांस अल्कीन में बदलेगा इसका इस्तेमाल करके। ट्रांस मतलब ये H अपोजिट हो गया, ट्रांसफॉर्म में आ गया, सीस वाला नहीं बनेगा, ये सब नहीं बनेगा, फालतू फालतू चीज़ ऐसा। बहुत इंपॉर्टेंट था। सबसे पहले तो एलिमिनेशन का कंसेप्ट लगाया इन्होंने, और वो भी डबल डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, 2 बार हाइड्रोजन हाइड्रोजन का हटना, अल्काइन बना, और अल्काइन से फिर बर्च रिडक्शन का कंसेप्ट था। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखोगे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, नए नए कंसेप्ट सीखने को मिलेंगे, और वो काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा। अरे एक चैप्टर को ढंग से इतना कर लेते हो ना, तो आगे का चैप्टर में खुद ब खुद तुम सोचने लगोगे कि हाँ क्या हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें अब। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है 2 पॉसिबल स्टीरियो स्ट्रक्चर, 2 पॉसिबल स्टीरियो स्ट्रक्चर्स of CH3 CHOH COOH which are optically active। 2 पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर इस कंपाउंड के बनेंगे, और लिखा हुआ है कि वे दोनों क्या होंगे? ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। तो वे क्या कहलाएंगे एक दूसरे का? एट्रोपीसोमर्स या एट्रोप आइसोमर्स, बी में इनैंसियोमर्स, सी में मेजोमर्स, और डी में डायस्टीरियोमर्स। सत्ताईस नंबर कह रहा है कि इन एन SN1 रिएक्शन ऑन कायरल centers there is inversion more than retention, leading to partial racemization, B 100% retention
C 100% inversion and D 100% रेसिमाइजेशन। ये इम्पॉर्टेंट है। SN1 जब बता रहे थे ना, तो SN1 रिएक्शन में काफ़ी चर्चा किया गया था इन चीज़ों पे। SN1 और SN2 का स्टीरियो केमिस्ट्री पे खास करके काफ़ी चर्चाएं हुई थी। काफ़ी चर्चाएं हुई थी इस पे। देखोगे ज़रा, सबसे पहले तो ये है कि टू पॉसिबल स्टीरियो स्ट्रक्चर, ये बेसिकली लैक्टिक एसिड दिया हुआ है CH3 CH OH COOH, ऐसा। ये वाला कार्बन इसमें कायरल कार्बन हो गया। अब यदि यह कायरल कार्बन है तो सोचने का ज़रूरत ही नहीं है। मेजोमर्स तो हम जानते हैं 2 कायरल सेंटर रहता है तब आता है। डायस्टीरियोमर्स में भी वही कहानी है, 2 रहेगा तभी आएगा। ये एट्रोपीमर्स तो ज़बरदस्ती का लग रहा है हमको, तो एक यही बचा ना एनेंटियोमर्स। कायरल कार्बन है, मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा, ऐसे बना दो COOH CH3 OH H। अभी D लैक्टिक एसिड है, OH राइट साइड है, मिरर इमेज बनाओगे वो लेफ्ट आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन। H OH CH3 L आ जाएगा, D का L आएगा। तो एनेंटियोमर्स वो इम्पॉर्टेंट है। SN1 रिएक्शन कायरल सेंटर को लेकर के हो रहा है, ऐसा समझ लो। एक एग्जाम्पल से हम बताते हैं इसको, फिर ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। देखो ज़रा, कोई एक हेलाइड ले जो कायरल हो, जैसे CH3H और यहाँ CH2 CH3 ले लें, यहाँ Br। तो SN1 रिएक्शन हम क्या पढ़े कि सबसे पहले हेलोजन यहाँ से हटता है, कार्बोकेटायन बनता है, ऐसा ही पढ़े है ना, कार्बोकेटायन। अब जो यह कार्बोकेटायन होता है वो हम जानते हैं कि प्लानर होता है, sp2 हाइब्रिडेशन। और यदि यह प्लानर है मतलब ये ऐसा है, कार्बन और 3 प्लेन, मतलब 3 डायरेक्शन में इसके 3 ग्रुप्स हो जाएंगे। ऐसे खाली ऑर्बिटल होता है 2pz का, और यहाँ से कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करने वाला होता है। तो इसको SN1 समझाते समय काफ़ी अच्छे से समझाया गया था कि चूँकि कार्बोकेटायन प्लानर है मतलब कि यह कार्बन है, इसी कार्बन में 3 साइड, एक तरफ CH3 है, एक तरफ H है, एक तरफ CH2 CH3 प्लेन में है, और ऐसे करके इसका डंबल है। अब इधर से कोई न्यूक्लियोफाइल है तो ऑब्वियसली वह इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो जितना चांसेस उसका इधर से इलेक्ट्रॉन देने का है उतना ही चांसेस तो इधर से इलेक्ट्रॉन देने का है। क्लियर सी बात है, दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन बराबर देगा। अब दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन बराबर देगा तो यदि ऐसे इलेक्ट्रॉन दे रहा है और न्यूक्लियोफाइल वही साइड जुड़ रहा है जिधर से ब्रोमीन हटा, तो उसे हम रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन कहते हैं। लेकिन यदि अपोजिट हो कि जिधर से ब्रोमीन हटा उसके अपोजिट साइड में न्यूक्लियोफाइल जुड़ा, तो वह इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन कहलाता है। रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन मतलब अरेंजमेंट पहले के जैसा होना, और इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन मतलब अरेंजमेंट पहले से अपोजिट। तो यदि यह कंपाउंड मान लें कि R फॉर्म का है सपोज, तो प्रोडक्ट R भी बनेंगे S भी बनेंगे, और R और S दोनों इक्वली बनेंगे। 50% R बनने का चांसेस है तो 50% S, और ऐसे R और S का जो कॉम्बिनेशन होता है एक साथ, वो रेसिमिक मिक्सचर कहलाता है। 100% रेसिमाइजेशन, 100% रेसिमाइजेशन होगा यहाँ। 100% रिटेंशन नहीं होगा, 100% इन्वर्जन नहीं होगा। लिखा हुआ इन्वर्जन मोर देन रिटेंशन, इन्वर्जन ज़्यादा काहे होगा। अब प्लानर कार्बोकेटायन है तो फिर पॉसिबिलिटी बराबर है अटैक करने का, इसमें आगे पीछे का बातें नहीं है। अबव द प्लेन बिलो द प्लेन इक्वल है, तो बराबर चांसेस है दोनों प्रोडक्ट बनने का। तो फिर यहाँ से ऑलमोस्ट 100% रेसिमाइजेशन लेकर के चले हम लोग। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 26 और 27। वो तो पहले से ही बताया गया कि SN1 SN2 इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि उससे क्वेश्चन एग्जाम में ना रहे हो ही नहीं सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 तक तो हो गया ना, 28 और 29 दोनों एक साथ ही कर लें। ये तो काफ़ी इजी है। 28 विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट कायरल। पूछा है कौन सा कंपाउंड कायरल नहीं होगा, और ये ऑप्शंस दिए हुए हैं 1 क्लोरोपेंटेन, 1 क्लोरोपेंटेन, बी में है 2 क्लोरोपेंटेन, सी में है 1 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन, और डी में है 3 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन। 29 पूछा है कि SN1 रिएक्शन में जो कार्बोकेटायन बनता है उसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। अभी पढ़े इसको हम लोग, हाइब्रिडाइजेशन क्या है ये जानते हैं। sp2 है ना, अभी पढ़े। ऑप्शन इसका बी नंबर है। इसको ज़रा देखो, नॉट कायरल वाला। ऐसे कायरल ऑप्टिकली एक्टिव नॉट एक्टिव पूछे तो स्ट्रक्चर बनाए बगैर नहीं करोगे। 1 क्लोरोपेंटेन है ऐसा, 1 2 3 4 5। 2 क्लोरोपेंटेन है ऐसा, 1 2 3 4 5। 1 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन है ऐसा, 1 2 3 4 5। 1 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन। और डी में है 3 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन, 3 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन। इधर से हो जाएगा ना, 1 2 3 4 5। 3 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन। कायरल कार्बन देखना है बस। कायरल कार्बन जिसमें है वो ऑप्टिकली एक्टिव माने कायरल होगा, जिसमें नहीं है वो नहीं होगा। इसमें से इस कार्बन को तुम देख सकते हो, एक क्लोरीन है, एक इथाइल है, एक तरफ ही आइसोप्रोपाइल है और एक हाइड्रोजन है। चारों अलग है तो कायरल कार्बन। और कायरल कार्बन तो मॉलिक्यूल का बहुत चांसेस है कि कायरल ही होगा। इसमें तुम इस कार्बन को ले लो। अब इस कार्बन को लोगे तो इस कार्बन में एक तरफ मिथाइल है, एक तरफ ही क्लोरोमिथाइल है, एक तरफ ही प्रोपाइल है और एक हाइड्रोजन है। अलग अलग है तो ये भी कायरल हो गया। वैसे इसमें तुम यहाँ ले लो, एक क्लोरीन, एक मिथाइल, एक तरफ प्रोपाइल है, यहाँ हाइड्रोजन, अलग अलग है। लेकिन इसमें वैसा कोई भी कार्बन नहीं है। यदि इस कार्बन को लेते हो तो एक क्लोरीन है, एक ब्यूटाइल है और बाकी तो 2 हाइड्रोजन हो गया। अब ये दोनों ग्रुप सेम हो गए, मतलब कायरल कार्बन है ही नहीं। और जब कायरल कार्बन नहीं है तो फिर मॉलिक्यूल कहाँ से ही कायरल होगा। ऑप्टिकल एक्टिविटी कहाँ से आएगा मॉलिक्यूल में, नहीं आ पाएगा। तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज से लेकर के कोई क्वेश्चन आता है तो बगैर स्ट्रक्चर बनाए आप कभी नहीं करोगे ऐसे क्वेश्चंस को, इतना ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 और 31 दोनों कर लें। 30 में आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। एक रिएक्शन दिया हुआ है, फ्लोरोबेंजीन है, यहाँ मार्क करा है इन्होंने जहाँ फ्लोरीन अटैच्ड है, और यहाँ से 2 चीज़ है, एक फिनाइल लिथियम डाइथाइल ईथर के प्रेजेंस में, और दूसरा है हाइड्रोलाइसिस। प्रोडक्ट क्या बनेगा पूछा है इसने, तो ए नंबर में केवल लिखा है कि प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा, बी नंबर में इसने लिखा है कि प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा, सी में है कि ये दोनों बनेंगे, A+B दोनों,
और डी में है कि प्रोडक्ट कुछ इस तरह का बनेगा। आई थिंक थोड़ा सा नया चीज़ है ऐसे। और एक बगल में 31 भी लिख ही ले। 31 में है कि कोई हेलाइड है CH3 का होल 3 CH2Cl, इसको 300 डिग्री सेल्सियस तक हीट कर रहे हैं तो बनेगा क्या। ऑप्शन में यहाँ भी कुछ दिया हुआ है H CH3 बी में कुछ ऐसा है क्लोरीन, इधर CH3 सी में यहाँ CH3Cl और डी में है क्लोरीन CH3 दोनों के दोनों नए और काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इम्पॉर्टेंट इन सेंस की कंसेप्चुअल हैं, बस इतना सा बात समझ लो। कंसेप्ट क्या लगने वाले हैं इसमें जो है कंसेप्ट क्या लगने वाले हैं। शुरुआत वाला 30 नंबर को ज़रा ध्यान से देखो। फ्लोरोबेंजीन है, साथ में फिनाइल लिथियम दे करके रखा है इसने, फिनाइल लिथियम। तो ज़रा इस फ्लोरोबेंजीन के नेचर को समझो, ठीक है। फ्लोरोबेंजीन के नेचर को समझोगे तो समझ में आएगा क्या कि फ्लोरीन जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, नो डाउट, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब यह एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट, इधर से इलेक्ट्रॉन लेगा, इधर से भी इलेक्ट्रॉन लेगा। और यदि ऐसा होता है तो अगल बगल के कार्बन में जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी विड्रॉ होगा। तो ऐसा करने से जो ऑर्थो वाले हाइड्रोजन हो जाएंगे ये एसिडिक हो जाएंगे, चाहे इससे लो या इससे लो, एसिडिक हो जाएंगे। तो इसका रिएक्शन यदि आप फिनाइल लिथियम से करवाते हो तो यहाँ लिथियम मेटल है, फिनाइल में बेंजीन का कार्बन है, समझ लो डबल बॉन्ड वाला। तो इस कार्बन और लिथियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में काफ़ी ज़्यादा अंतर हो जाएगा, लिथियम काफ़ी कम हो जाएगा, तो पार्शियल प्लस और इस पर माइनस। तो ये यहाँ काम करने वाला है बेस का, और जब बेस का काम करेगा तो क्या करेगा, कोई भी एक एसिडिक हाइड्रोजन को ले लेगा, किसी को भी, इसको या इसको। तो ऐसा करने से बीच में बेंजाइन इंटरमीडिएट बनेगा, यहाँ फ्लोरीन मार्क किया हुआ था, और बाकी जैसे है बेंजाइन इंटरमीडिएट ऐसा। और अब जब यहाँ बेंजाइन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हुआ तो सॉरी बेंजाइन नहीं करो, पहले ऐसा ही कर दो। फ्लोरीन तो अभी हटा नहीं ना है, तो बेंजाइन कैसे बना दोगे। फ्लोरीन ऐसा ही है, मतलब यहाँ से हाइड्रोजन को ले लिया फिनाइल तो लिथियम जुड़ गया, ऐसे ये इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ, ठीक है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ रहेगा लिथियम ऐसा। अब यहाँ से बेंजाइन बनाओ, इसको यहाँ शिफ्ट करो और यहाँ से बाहर करो, अब जा कर के बेंजाइन बनेगा इसमें। ये अभी जो बेंजाइन बना, अब इसमें फिर से फिनाइल लिथियम का एडिशन कर दो, और फिर से फिनाइल लिथियम का एडिशन होगा तो दोनों चांसेस है कि इस इलेक्ट्रॉन को पूरा यहाँ शिफ्ट कर दो तो यहाँ प्लस आ जाएगा, तो ये फिनाइल माइनस आ करके यहाँ जुड़ जाएगा, या फिर इसको यहाँ शिफ्ट करो तो यहाँ प्लस आएगा और फिनाइल वहाँ जुड़ जाएगा। तो यहाँ से दोनों पॉसिबिलिटी है, देखो ऐसे एक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ फिनाइल यहाँ लिथियम जुड़े, और दूसरा पॉसिबिलिटी है कि यहाँ फिनाइल जहाँ मार्क किया हुआ है और यहाँ लिथियम जुड़े। अब उसके बाद जब इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे तो ये जो अल्कली मेटल है वो हट जाएगा बस, और हट जाएगा तो ये 2 प्रोडक्ट कौन कौन से बनेंगे देख ही पा रहे हो, एक यहाँ फिनाइल और दूसरा केस में जहाँ मार्क किया हुआ है वहाँ फिनाइल, मतलब ये दोनों इक्वली बनेंगे। बेंजाइन इंटरमीडिएट है तो दोनों के बनने का चांस लगभग सेम ही है। तो ये और ये दोनों जहाँ मार्क किया हुआ है वहाँ फिनाइल जुड़ेगा, और मार्क किया हुआ है उसके बगल में भी फिनाइल जुड़ेगा। उल्टा कर दिया कन्फ्यूज करने के लिए, यहाँ मार्क इसमें था इसमें, तो उसे मतलब नहीं है, मार्क के बगल में जुड़ेगा बस। तो ए और बी दोनों, मतलब इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था।
बेंजाइन इंटरमीडिएट से रिलेटेड। यहाँ इस कंसेप्ट को समझना था कि फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो सबसे पहले हाइड्रोजन को एसिडिक बनाएगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके, यहाँ कार्बन आयन बनेगा, कार्बन आयन फिर यहाँ से फ्लोरीन को एलिमिनेट करेगा। हालांकि फ्लोरीन इतना आसानी से हटता नहीं है, इसलिए एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन टाइप का कुछ समझ लो। यहाँ से एडिशन एलिमिनेशन नहीं, एलिमिनेशन एडिशन, पहले फ्लोरीन हटेगा, उसके बाद यहाँ से फिनाइल वगैरह का एडिशन होगा। बेंजाइन इंटरमीडिएट में जो मैकेनिज्म लागू होता है, तो ये कार्बन आयन बनने की वजह से फ्लोरीन यहाँ से हटेगा। हालांकि ये बॉन्ड काफ़ी मजबूत होता है, उसके बावजूद हटेगा कार्बन आयन के चलते यहाँ से। और फिर बीच में बेंजाइन बनेगा, और यदि बेंजाइन बनेगा तो फिर इक्वल प्रोबेबिलिटी है यहाँ से कि बॉन्ड इधर शिफ्ट करे तो यहाँ प्लस, तो फिनाइल यहाँ अटैक कर दे, बॉन्ड इधर शिफ्ट करे तो यहाँ प्लस, तो फिनाइल यहाँ अटैक कर दे। ये दोनों बनने का चांसेस है, तो दोनों प्रोडक्ट आ जाएंगे इसमें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे ना, तो इसमें चूंकि कोई ये दिया हुआ नहीं है बेस वगैरह, तो एलिमिनेशन वगैरह तो सोचना नहीं है। पहले तो इसका स्ट्रक्चर बना लो, CH3 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 CH2 Cl, ऐसा नियोपेंटाइल क्लोराइड है। यदि इसको इस टेम्परेचर पे हीट करोगे तो कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड टूटेगा, और बॉन्ड टूट करके बनेगा कार्बोकेटायन जो 1 डिग्री है। जैसे ही इसमें 1 डिग्री कार्बोकेटायन बना, तुरंत मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा, 1,2 मिथाइल शिफ्ट। और यदि ऐसा हुआ तो देखो यह तुरंत 1 डिग्री वाला बदल जाएगा 3 डिग्री में, ये CH2 CH3, और यहाँ आ जाएगा प्लस 3 डिग्री में। हाँ, 1 डिग्री 3 डिग्री में अंतर है ना, 1 डिग्री से बहुत ज़्यादा स्टेबल 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, तो डेफिनेटली काफ़ी आसानी से होगा रिएक्शन। अब उसके बाद फिर एक क्लोरीन जुड़ जाएगा जा करके यहाँ, बस। तो प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? इधर CH2 CH3 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 Cl, बी नंबर। मतलब यह एक प्रकार का आइसोमेराइजेशन रिएक्शन था कि हाई टेम्परेचर पे हीट करा हमने, तो हाई टेम्परेचर पे हीट करने से कार्बन हैलोजन का बॉन्ड टूटा, कार्बोकेटायन बना। अब चूंकि जो कार्बोकेटायन बन रहा था वह एक प्राइमरी कार्बोकेटायन था, और एक प्राइमरी कार्बोकेटायन हम जानते हैं कि कम स्टेबल है, सबसे कम तो होता है भाई। अब वह प्राइमरी का यहाँ बहुत चांसेस है कि वह टर्शियरी में बदले थ्रू 1,2 मिथाइल शिफ्ट, और 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग होकर के जब वो बदलेगा 3 डिग्री में, तो फिर वहाँ से वापस वह जो क्लोराइड हटा था वह न्यूक्लियोफाइल बन करके अटैक कर देगा, और टर्शियरी हैलाइड का फॉर्मेशन। अल्कीन तो बनने का सोचना भी नहीं है इसमें, क्योंकि बेस है नहीं, तो हाइड्रोजन नहीं हटेगा। अल्कीन बनने के लिए डिहाइड्रो हैलोजिनेशन चाहिए ना, हाइड्रोजन हैलोजन दोनों। हैलोजन तो हट जा रहा है, वहाँ बॉन्ड कमज़ोर हो जाएगा हीट करोगे, इसीलिए। कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, वो उतना आसानी से टूटेगा नहीं, उसके लिए बेस का होना काफ़ी ज़रूरी है। इसीलिए यह केवल रीअरेंजमेंट रिएक्शन था, आइसोमेराइजेशन टाइप का था, समझ लो। और इसमें एक लोअर डिग्री हाइड्रोल्केन हायर डिग्री में बदल रहा था, ऑलरेडी पढ़े हम लोग चैप्टर में। लेविस एसिड कैटलिस्ट रहता फिर भी बदल जाता, और नहीं डायरेक्ट हीट है तो यहाँ से भी काम हो सकता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 31 तक हमने कर लिया आज। बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू होगा। धन्यवाद।